हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भात लर्निंग। आई होप आपकी क्लासेस अच्छी जा रही हैं। 12 बजे आप हरियाणा जीके की क्लास को अच्छे से देख रहे हैं। 5 बजे भरत सर आपको करवा रहे हैं एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री और 9 बजे मैं पॉलिटी करवा रहा हूँ। आई वॉज वॉचिंग टूडेज एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्रीज लेक्चर। भरत सर आपको जिस लेवल पे करा रहे हैं, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको वो पढ़ा रहे हैं, नॉट ओनली हरियाणा HCS, नॉट ओनली UPSC प्रीलिम्स, बट यूपीएससी के GS1 में भी जो आपको कल्चर से रिलेटेड, एवोल्यूशन ऑफ कल्चर से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, न्यूमिस्मेटिक आर्ट क्या बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, वो सब भरत सर बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। आपको GS1 में भी बहुत फ़ायदा होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 5 बजे वाली क्लास को रेगुलरली लगाइए, उसको अच्छे से आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। इनफैक्ट कुछ चीज़ें बच्चों की ना पूरा साल काबू ही नहीं आती। एंशिएंट एंड मिडिवल हैपन्स टू बी वन ऑफ देम। करंट अफेयर्स एक दूसरी चीज़ है जो पूरा साल बच्चे पढ़ते हैं और फिर पूरा साल पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं, वैसे ही एंशिएंट मिडिवल कहाँ से पढ़नी है। तो जितनी डिटेल में आपको सर करवा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट सर की वीडियोस और सर के नोट्स को अच्छे से आप कीजिए। वो नई NCERTs, पुरानी NCERTs और जो उनकी हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है सर का इतने साल, तो उनकी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उससे वो बहुत अच्छे से, वो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को सूत्र में बांध देना, तो भरत सर वो कर रहे हैं। आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है बच्चे। अदरवाइज एंशिएंट मिडिवल में बहुत स्कैटर्ड सा कंटेंट है, ढंग से बच्चे नहीं कर पाते। सेकेंड चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बिफोर आई गेट ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक इज कि दोज ऑफ यू हु हैव बीन ट्राइंग टू रजिस्टर विद अस ओवर द लास्ट डे और सो, वो जब यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट जॉब्स पे जाते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं, तो उनको OTP नहीं आ रहा। अपेरेंटली ट्राई की कुछ रेगुलेशंस चेंज हुई हैं जिसकी वजह से बैंक्स के भी OTPs नहीं जा रहे हैं, हमारा भी नहीं जा रहा था। तो अभी शाम को OTPs जाने स्टार्ट हो गए हैं। आप खुद मान के चलिए कि अगर मान लो आपको OTP नहीं आ रहा, अब के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप रजिस्टर होना चाहते हैं, ये हरियाणा HCS का फ्री कोर्स चल रहा है जिसमें हम UPSC प्रीलिम्स 2021 और हरियाणा HCS प्रीलिम्स की इकट्ठे ही तैयारी करवा रहे हैं फ्री में। तो आपको अगर इसमें रजिस्टर होना और आपको OTP नहीं आ रहा, तो आई वुड सजेस्ट आप एक दिन का और वेट कर लीजिए। थोड़ी सी आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो जाएंगी। ट्राई ने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह सबसे मांगे हैं वो भी सबमिट हो जाएंगे सबके, तो मैसेजेस जाने स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें क्या है कि आप अगर हमें कॉल करोगे तो हम भी देयर इज़ ओनली वेरी सो मच दैट वी कैन डू। क्लियर? हाँ, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। एक बार इधर आ गए, आपने ट्राई करके देख लिया, रजिस्टर हो गया तो ठीक है, वैसे अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा। नाउ करें आज का लेक्चर स्टार्ट। आई थिंक यही आपकी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम थी कि हिंदी के नोट्स, तो मैंने आपको दोबारा बताया कि इस वीकेंड से आपको हिंदी के नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई हैव सेड इट इन द लास्ट क्लास, आई हैव सेड इट इन 2 क्लासेस अगो, और मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि ये कमिंग वीकेंड से आपको हम हिंदी के नोट्स देने शुरू कर देंगे। अगेन बच्चे पूछ रहे हैं कि हम हिंदी में पढ़ाएंगे क्या? बस यही पढ़ा पाएंगे हम जैसा हम पढ़ा रहे हैं। अगेन वी हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज मल्टीपल टाइम्स। हमारी कमी है कि हमें दोनों भाषाएं बहुत, एक कहते हैं ना, उत्कृष्ट हिंदी हमें नहीं आती, हम उच्च कोटि की हिंदी में आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। वी कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जब हम आपको नोट्स दे देंगे हिंदी के और आप इन लेक्चर्स को सुन रहे हो तो आपको समझ आएगा। आपने इंडिया की IAS सर्विसेज में आपने ट्राई कर रहे हो आप, तो मुझे लगता है कि इतनी इंग्लिश आपको आती होगी। हम बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, अनलाइक, and that is why we are going for bilingual classes so that even those student जो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी माध्यम वाले, उनको समझ आ जाए। तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं समझने में कंपेयर टू कि हिंदी में है कि इंग्लिश में है, पंजाबी में है, तमिल में है, वो सब। प्रियम्बल कर रहे थे बच्चे हम। प्रियम्बल में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए। फिर उनको बोला गया कि जी इंडिपेंडेंट तो सॉवरेन में इंक्लूडेड ही है और आप इसमें फ्रेटर्निटी वर्ड भी डालिए एंड सो ऑन। फिर आपको प्रियम्बल के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें की गई थी। देन वी क्विकली रेड द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। जब हमने इसको पढ़ा तो हमने बोला कि इस टेक्स्ट को देख के हम 4 चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं। पहली चीज़, इंडिया में पॉपुलर सॉवरेनिटी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आ रहा है? हम ही लोग खुद को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। हमने इस बारे में बात की थी। तो सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया इज़ वी द पीपल। एंड मेरे को अच्छा लगा, आप बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें कमेंट्स में लिखी हैं। अच्छी इन द सेंस कि नॉट कि सर अच्छा पढ़ाया, वो तो एक अलग चीज़ है। आप
एक्चुअल कंटेंट की डिस्कशन कर रहे हैं। नीचे बच्चों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, तो वी विल टॉक अबाउट इट टुडे एज वेल। दीज क्लासेस, बच्चे ये जो क्लासेस चल रही हैं इनका ड्यूरेशन भी बढ़ने वाला है। आप अच्छे से तैयार हो जाओ, ये क्लासेस लंबी होंगी। ये तो अभी क्या हो रहा है ना, बच्चों को OTP नहीं जा रहे या बच्चे अभी रजिस्टर कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि जो बच्चा 3-4 दिन बाद आए उसका बहुत सारा कंटेंट मिस हो जाए। इनकी इंटरैक्टिवनेस, इनका टाइम ड्यूरेशन और कंटेंट की थोड़ी सी और जो वेट है उसमें ये बढ़ने ही वाला है। तो आप बस अच्छे से इसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। हमने सारा का सारा प्रियम्बल का कंटेंट देखा था, उसमें हमने बोला 4 चीज़ें। पहली, सोर्स ऑफ पावर वी द पीपल। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि हमें क्या पता लगती है, टाइप ऑफ या नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। उसमें हमने डिस्कशन की थी कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी क्या है और रिपब्लिक। एंड यहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी, मैंने आपको बताया था कि UPSC ने मेंस में अभी 1-2 साल पहले ये सवाल पूछा है कि डिस्कस वेरियस एडजेक्टिव्स बिफोर द वर्ड रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इन वर्ड्स का अच्छे से मतलब भी पता होना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। कुछ डाउट्स जो लास्ट क्लास में मैंने देखा कि वीडियोस के नीचे आए थे, तो मैं एक बार 2 मिनट लगा के दोबारा इस पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला किसी बच्चे ने सेकुलरिज्म पे पूछा था। बेटा ये देखो, फॉर वंस एंड ऑल आपको ये समझना, ये ट्राइंगल देख रहे हैं, इसके एक कोने पे है स्टेट, सरकार, एक कोने पे है इंडिविजुअल और एक कोने पे है रिलीजन। बेसिकली सेकुलर स्टेट वो स्टेट है जिसमें क्या है, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं सोसाइटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम ये बोलेंगे कि पाकिस्तान में इंटर रिलीजियस हार्मनी है। हम ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। क्यों भाई, क्लियरली उन्होंने अपना रिलीजन डिफाइन किया, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उसके हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से स्टेट चलेगी। से ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रह रहे हों, सोसाइटल लेवल पे इंटर रिलीजियस हार्मनी होना एक अलग चीज़ है, स्टेट का डिफाइंड रिलीजन है। ऑन द अदर हैंड अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, अब चाहे ऐसा नहीं है कि सेकुलर स्टेट में ऐसा होगा कि हम काउंट करेंगे कि 100 में से अगर 6 रिलीजन्स हैं तो 6 के 6 रिलीजन्स के बराबर लोग होंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी एक स्टेट में 99% लोग क्रिश्चियन हैं, 1% बाकी कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ कि हमारी स्टेट सेकुलर है, चाहे कल को 99 के 99% किसी धर्म में ना माने। तो आपको ये समझना है कि जो सेकुलरिज्म हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये एक पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे। ये सोशियोलॉजी की क्लास नहीं है, ये पॉलिटी की क्लास है। यहाँ पे सरकार के नज़रिए से चीज़ देखी जाएगी। तो जब सरकार ने किसी इंडिविजुअल को ट्रीट करना है, उसके साथ में बातचीत करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है या टैक्स लेना है, उसका धर्म इज़ नॉट समथिंग विच इज़ डिसाइडिंग कि इसको अपॉर्चुनिटी मिले कि ना मिले। स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलीजन इंटरफेयर नहीं कर रहा। एक इंडिविजुअल ने किसी रिलीजन को फॉलो करना है या नहीं करना, इसमें स्टेट नहीं डिक्टेट कर रही। स्टेट इज़ नॉट टेलिंग यू कि कौन सा रिलीजन फॉलो करो। आप अपने मंदिर में शिव जी की मूर्ति लगाइए, आप हनुमान जी की मूर्ति लगाइए, स्टेट नहीं बोलेगी। हाँ, आपने मंदिर बना रखा है और आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं सबमिट करते, अब भाई ये सेकुलर एक्टिविटी है, सरकार आपका बिजली का कनेक्शन काट सकती है, उसमें धर्म की थोड़ी कोई सिचुएशन वो रिलेशन हुआ। तो और इसमें भी हम देखेंगे सेकुलरिज्म ना फंडामेंटल राइट्स में आगे जाके पॉजिटिव सेकुलरिज्म, नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या है कि आजकल जो कल मैं एक सर से बात कर रहा था, उन्होंने MPPCS का पेपर बहुत बार निकाला है, UPPCS का पेपर भी बहुत बार निकाला है, एंड ही वाज सेइंग कि सर इंक्रीजिंगली स्टेट सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा UPSC की ही रास्ते पे चल रही हैं, बिकॉज क्वेश्चंस बेसिक सीधे सीधे सवाल ना खत्म होते जा रहे हैं, कितने ही पूछ लोगे आप। तो सब या तो करंट अफेयर्स पे फोकस दे रहे हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे सवाल आ रहे हैं, तो अपने को ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिमिलरली स्टेट और रिलीजन के बीच में रहेगी सेपरेशन। रिलीजन मेरा पर्सनल मैटर है,
मैं किस धर्म में मानूं, किस में ना मानूं, या मैं किसी में भी ना मानूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है, स्टेट नहीं बता रही। दिस आइडिया मेक्स, मोटा मोटा दिस आइडिया मेक्स अ पर्टिकुलर स्टेट अ सेकुलर स्टेट। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। अब आपने ये सब नहीं बोलना अभी कि हाँ तो है नहीं, ये तो है नहीं, वो सब जब आपको मेंस की तैयारी करवाएंगे तो डिटेल में सब्जेक्टिव चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। सेकंड, एक बच्चे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, इन चीज़ों पे बात कर रहे थे। अगेन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन बनती नहीं है, पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बेसिक से समझा देता हूँ। हम अपनी इकोनॉमी को या पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि अल्टीमेट गोल हम सबका प्रॉस्पेरिटी है। जो बंदा कैपिटलिज्म में मानता है, मतलब पूंजीवाद में मानता है, फ्री इकोनॉमी में मानता है, उसको लगता है कि सरकार बनाए सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज, सरकार एक बॉडी बना दे जो ये देख ले कि कोई किसी की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ना ले ले, बस उसके बाद प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना ये इंडिपेंडेंटली लोग करें। सरकार बेसिक सी चीज़ें देख ले, रेगुलेशन देखे, बाकी प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सब मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करे। क्लियर? कोई ऐसा मानने वाला जो है, जो बोलता है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट मिनिमम होनी चाहिए, स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल, जब सरकार बहुत बड़ी हो जाती है, सरकार बहुत मतलब ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, फ्रीडम दो, लिबर्टी दो लोगों को। लिबर्टी जिनके लिए मेन असेंशियल पॉलिटिकल आइडिया है, कोर आइडिया, वो बोलेंगे, वो लिबरल्स बोलेंगे कि सरकार ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करे। जहाज़ उड़ाना है, इंडिगो वाला उड़ा लेगा, स्पाइस जेट वाला उड़ा लेगा, विस्तारा वाला उड़ा लेगा, इंडियन एयरलाइंस उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने हज़ारों करोड़ रुपए आप लोगों से टैक्स का इकट्ठा करते हो, जहाज़ उड़ाते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये मानेंगे। सिमिलरली रेलवेज, मान लो जब से आपने होश संभाला है, हो क्या जाता है ना कि जब से आपने होश संभाला होता है, आप सड़क पे देखते हो कोई प्राइवेट टैक्सी वाला भी जा रहा होता है, ओला वाला भी जा रहा है, उबर वाला भी जा रहा है, आप अपनी खुद की गाड़ी भी लेके जा सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ करूं, मैं बोलूं कि सुनो भाई, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ सरकारी बस चलेगी, इसी में बैठना है, टैक्स दिया करो, गरीबों को भी बिठा के लेके जाएंगे, इसमें अमीरों को भी बिठा के लेके जाएंगे। आप अपनी प्राइवेट साइकिल, प्राइवेट मोटरसाइकिल, प्राइवेट कार, ये ओला उबर कुछ नहीं चला सकते। तो आपको शायद आज ये आइडिया इतना नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जब से आपने होश संभाला है, सड़क पे प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपको बोलूं कि सुनो भाई, कोई रेलगाड़ी प्राइवेट नहीं चलेगी, सरकार ही सिर्फ रेल ट्रैक पे अपनी गाड़ी चलाएगी, तो आपको इस बात पे सहमति सी लगती है, क्योंकि जब से आपने होश संभाला है, ट्रेन्स तो इंडिया में सरकारी ही चलती हैं। बट कोई पर्सन जो से फ्री मार्केट इकोनॉमी वाला है, उसको अगर पता लगे कि कोई कंट्री है जहाँ पे सिर्फ सरकार की ट्रेन्स चलती हैं, प्राइवेटाइज्ड है ही नहीं रेलवेज, उसको एकदम से लगेगा कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का पर्सन है, उसको लगता है सरकार क्यों ट्रेन्स चला रही है, सरकार तो ऐसा करे कि जो वो वाले रूट्स हैं जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज नहीं जाएंगी, वहाँ पे इंसेंटिवाइज करे प्राइवेट सेक्टर को कि यार यहाँ चलाओगे तो तुम्हें हम रिबेट दे रहे हैं, या यहाँ पे सरकार चला दे, बाकी तो यार अब शताब्दी है, प्राइवेट कंपनियाँ ज़्यादा बढ़िया चला देंगी, राजधानी है, प्राइवेट कंपनी ज़्यादा बढ़िया चला देंगी, ऐसा ये मानेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा है, अगेन इसका ऑपोजिट भी ट्रू नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। बट कैपिटलिज्म वो है जो प्राइवेट इकोनॉमी में मानेगा। मैं आपको बोलूँ सिर्फ BSNL का फ़ोन रखना आपने अपने पास, शायद आज अगर सिर्फ BSNL के फ़ोन्स होते तो शायद ये CBL का प्लेटफॉर्म और ये YouTube चैनल और उसके थ्रू जो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, शायद ये ना हो पाता। जियो ने सबको सस्ते में दे दिया, एयरटेल ने दे दिया, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कंपटीशन हो रहा है, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मोनोपोली एंड ऑल दैट, उस पर मैं आ रहा हूँ। बट पॉइंट बीइंग हियर कि कैपिटलिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है जो ये मानता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ होती है, क्विड प्रो क्यो, लेन देन, ये अच्छी चीज़ होती है। अपने आप मार्केट में एक जो है ना कि अब अगेन थोड़ा सा आई डोंट वांट टू मेक इट टू टेक्निकल, अपने आप मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बनेगा और इवेंचुअली कम्युनिटीज़ में आएगी प्रॉस्पेरिटी। हम कई बार ऐसा मान लेते हैं, एक इसका दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है,
जो ज़्यादातर आजकल हम उसको इक्वेट कर देते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट टेक्निकली राइट, मार्क्सिज्म के साथ में। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि यार अगर आप मार्केट के ऊपर छोड़ते हो तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी होती है पॉलिटिक्स के साथ में सेटिंग, एंड देन बिकम्स दिस इवल नेक्सस। ये कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म टर्न्स इनटू क्रोनी कैपिटलिज्म, और होता क्या है, कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं और बाकी सब लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। इनइक्वालिटी हो जाती है लिबर्टी से। लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी इज अ शैम। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मार्क्सिस्ट कि यार एक काम कीजिए, सबकी प्रॉपर्टी ले लो, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकार सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ले। द एंटायर कंट्रोल इज इन गवर्नमेंट्स हैंड। व्हेन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। सरकार कर रही है। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इस स्टेट को हम बोल रहे हैं सोशलिस्ट स्टेट, सोशलिज्म, जहां पे जो रिसोर्सेज है वो उनकी नेशनलाइजेशन हुई हुई है। फिर क्या हो? फिर सरकार क्या करे? रीडिस्ट्रीब्यूट करे गुड्स, सर्विसेज को, अपॉर्चुनिटीज को, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू नीड बेस्ड सोसाइटी के हिसाब से सब में बराबर 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 सब कुछ बढ़ जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा सारे लोग बराबर हो जाएंगे। ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सब लोग बराबर हो जाएंगे। अब सिर्फ ये जो सरकारी ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ये वर्कर्स सारे थे जिन्होंने एक सरकार बनाई थी वायलेंट तरीके से, इन्होंने सारी चीज़ें अपने पास रख ली थी, फिर उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये सिर्फ सरकार ऊपर बैठी है, अब ये सरकार भी आकर इधर पीसफुल तरीके से नीचे बैठ जाएगी। अब सब बराबर हैं। ये यूटोपिया या ये वो सिचुएशन जब सब लोग बराबर हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कम्युनिज्म। कम्यून बन जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा। सोशलिस्ट क्या है? एक स्टेज है, सोशलिस्ट स्टेज जिससे आप इवेंचुअली बोलते हो कि हम कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना ने ये स्टेज रीच कर ली है। इनफैक्ट चाइना में बहुत इनइक्वालिटी है, बट इसका मतलब क्या है कि वो ये जरिया अपना रहे हैं डेवलपमेंट का, कि दिस इज द पाथ दैट वी हैव टेकन। एजुकेशन, अल्टीमेट गोल एजुकेशन का वही रहता है कि सबको सक्सेसफुल बनना है, नॉलेज लेनी है, करियर बनाना है। कोई सीबीएसई वाला मोड अपनाता है, कोई आईसीएसई वाला मोड अपनाता है, कोई घर बैठने के स्कूल होम एजुकेशन वाला मोड अपनाता है क्या? मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा माना जाता है कि सोशलिस्ट जो हैं वो ये एम करते हैं कि यार आप ऐसे सारा का सारा अपने कंट्रोल में ले लीजिए, उसके बाद में उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो अल्टीमेटली आ जाएगी इक्वालिटी। ऑन द अदर हैंड कैपिटलिस्ट जो हैं वो ये बोलते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसके बाद में आ जाएगी इनइक्वालिटी। क्यों भाई? कैपिटलिस्ट लोग कोई बुरे लोग थोड़ी होंगे जिनको लगेगा यार इनइक्वालिटी होनी चाहिए कंट्री में। कुछ लोग जब तक भूखे नहीं मरे मज़ा नहीं आएगा। नो, उनको ये लगता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी से होगी प्रॉस्पेरिटी। इनको ये लगता है कि इसके थ्रू होएगी प्रॉस्पेरिटी या इक्वालिटी। अल्टीमेट एम तो किसी का भी ईवल नहीं है, ना इनका ना उनका। अब बात जो होती है वो होती है कि प्रैक्टिकल बात कौन ज़्यादा कर रहा है, वो सब्जेक्टिव चीज़ है। बढ़िया बात कौन कर रहा है वो सब्जेक्टिव चीज़ है। जो मुझे अच्छी लगेगी हो सकता है आपको ना लगे, जो मुझे पाथ अच्छा लगे हो सकता है आपको ना लगे। इनफैक्ट अगर आप आपका बिजनेस चल रहा है, प्राइवेट पर्सन हो या आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, तो आपको लगेगा कि कैपिटलिज्म होना चाहिए यार, सरकार कम से कम हो, लोग जाएं, मेरे अंदर अगर यही रेलवेज प्राइवेटाइज हो जाए, मैं ये जॉब लग जाऊं, वो जॉब लग जाऊं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ही somebody said to me, वो बोलते कि सर, और मैं आपको भी ये अगेन जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें आपने कमेंट में लिखी थी, आप इस वीडियो के भी कमेंट में लिखना। तो क्वेश्चन वाज पोज्ड टू मी कि सर कोई ऐसे 5 सेक्टर्स बताइए, 5 सेक्टर्स जो पहले प्राइवेट थे और फिर पब्लिक हो गए। पहले प्राइवेट थे, फिर उनका सरकारीकरण कर दिया गया और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और कोई 5 ऐसे सेक्टर्स बताइए जो पहले पब्लिक थे और फिर प्राइवेट हो गए और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं।
ऐसा उन्होंने मुझे किसी ने बोला। तो मैं आपको भी छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ जिस पे आप आधे घंटे से ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि आपको बाकी 23 घंटे 30 मिनट ये सब करना है। तो एनीवेज आई होप आपको समझ आया कि है क्या आइडिया। कैपिटलिज्म वाले जो हैं वो हैं जो बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक, इनविजिबल हैंड, अपने आप ही डिमांड एंड सप्लाई शैल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे सरकार आ जाएगी रेगुलेट करने। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट वांट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। ये अगेन इस क्लास का एक स्कोप है, अदरवाइज सोशलिस्ट इवेंचुअली ये चाहते हैं कि स्टेट हो ही ना। इस बार सवाल आया यूपीएससी में कि कार्ल मार्क्स, जिनका ये आइडिया जो मैंने आपको बताया है, मार्क्स में और गांधी में किन चीज़ों पे मतभेद था और किन चीज़ों पे वो एग्री करते थे। सो क्लास स्ट्रगल, और चलो हम उसको करेंगे बाद में, किस दिन मैं आपको थ्योरी कराऊंगा पॉलिटिकल थ्योरी, उसी दिन ये शोभा देगा। आज के लिए आपको ये समझना है कि सोशलिज्म जो है ये हो गया थोड़ा सा स्टेट कंट्रोल। बट अब आते हैं हमारे यहाँ पे जो सोशलिस्ट लिखा हुआ है। अब अगर आप देखो, आप एक ऐसी कंट्री की बात करो जिसके ऊपर 200 साल से ब्रिटिश राज कर रहे हैं, उस कंट्री को सबसे पहले क्या लगेगा कि हाँ यार, एक कंपनी आई थी ट्रेड करने, एंड लुक एट आवर सिचुएशन टुडे, उसका ऑटोमेटिकली सोशलिस्ट टिल्ट होगा। अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को भी देखें, गांधी जी को छोड़ दें, नेहरू जी सोशलिस्ट टिल्ट के थे, भगत सिंह जी सोशलिस्ट टिल्ट के, चंद्रशेखर जी सोशलिस्ट टिल्ट के, सुभाष जी तो बिल्कुल ही कम्युनिस्ट टिल्ट के, बहुत स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट टिल्ट के, और ऐसे ही हमारे मैक्सिमम नेता लोग उस समय के जिनको आज भी हम रेवर करते। तो अगर आप देखो, गांधी जी थोड़े कम्युनिटेरियन थे, ही वाज लाइक, उनको थोड़ा सा लगता था सोशलिज्म के बारे में, बट अदरवाइज तो सबके सब इंस्पायर्ड थे लेनिन से, मैक्सिमम लोग। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो होना ही था कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, बराबरी वाली सोसाइटी बनाई जाए, बहुत अमीरी बहुत गरीबी ना हो। लेकिन उसके तरीके दो हो सकते हैं। एक तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया कि सब गरीब लोग इकट्ठे हो जाए, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। सब वर्कर्स इकट्ठे हो जाए, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले, फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दे। पहला तरीका, वायलेंट तरीका, ये कह के बोला गया कि वायलेंटली करना भैया सब कुछ, वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज। एक दूसरा तरीका है जो नेहरू जी जिसको अप्रिशिएट करते हैं, वो बोलते हैं कि यार सारे इंडिया के लोग इकट्ठे हो जाए, वो सरकार बनाए, प्रॉपर इलेक्शंस हो, गवर्नमेंट बनाई जाए, और ये सरकार लोगों की वेलफेयर के लिए इक्वालिटी को ध्यान में रख के चलाए। तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो आए वो एक रेडिकल रेवोल्यूशन के थ्रू ना आए, एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं, बट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू। तो हमारा जो सोशलिज्म है, यार हमें तो अल्टीमेट एम से मतलब है, लड़ाई करके क्यों पहुंचना है वहाँ पे, प्यार मोहब्बत से पहुंचेंगे। सो जो हमारा सोशलिज्म है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म जो है, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है इंडिया में, ठीक, क्लियर। सेकुलरिज्म क्लियर, ये भी क्लियर। फिर आता है भाई हमारे पास डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक होती है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक होती है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। इस पे भी बहुत सारे बच्चों ने फिर नीचे लिखा था कि सर ये वाली डेमोक्रेसी भी होती है, वो वाली भी होती है, तो उसी को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूँ। बिल्कुल ठीक। एक होती है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की दोबारा दो पार्ट्स में आप इसको और डिवाइड कर सकते हो। जैसे ना भरत सर आपको करवाएंगे एक बार, या यश सर करवाएंगे आपको ज्योग्राफी में सॉइल्स। तो जब हम सॉइल्स करते हैं तो उसकी बड़ी सारी क्लासिफिकेशंस आती हैं। सिमिलरली वेदर भी जब हम करते हैं तो एक कोपेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई, कोई अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई। वेदर वही है, क्लासिफिकेशन करने के तरीके अलग अलग हैं। वैसे ही डेमोक्रेसी की एक क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है, पार्टिसिपेटिव या रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे क्या होता है, जो ये रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हम सब लोग हम चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदे लोग जो हमारे बिहाफ पे नियम बनाएंगे। यू गो बैक टू माई
लेक्चर नंबर 1 और 2 आपको याद है हमने क्या डिसाइड किया था, मतलब क्या डिस्कस किया था कि एट द एंड ऑफ द डे सरकार आई कहाँ से? द आइडिया ऑफ सरकार, नॉट इंडिया। आइडिया आया कि सब लोगों को लगा कि यार हम स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हैं, स्टेट ऑफ नेचर में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आओ हम सब इकट्ठे होकर एक सरकार बनाते हैं। ये सरकार क्या किया करेगी? ये सरकार कायदे कानून बनाएगी, उनको एग्जीक्यूट करेगी और जुडिशियल पर्पस सर्व करेगी। तो उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी कि रूसो एक थिंकर का नाम बोला था कि उसके हिसाब से सब लोग इकट्ठे हो जाएं, सब लोग अपनी रियल विल ठंडे दिमाग से सोच के जो उनको ठीक लगता है वो बात आगे रखेंगे। सब लोगों की जब ठंडे दिमाग से सोची हुई बात को हमने अगर ऐड कर दिया तो वो बन गई जनरल विल। यही तो है आपका सिस्टम सारा। तो अभी भी ऐसा ही है। अगर मान लो पूरे इंडिया में गिनती के 4000 लोग रहते होते, ये जितने थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे, कभी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, एरिस्टोटल, उनके हिसाब से एक कंट्री की पॉपुलेशन ही 5-7 हज़ार लोग होनी चाहिए। तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन होती 5-6 हज़ार, अब फिर थोड़ी आप इलेक्शंस करवा के लोगों को चुनते हैं। फिर तो ये था कि कोई भी लॉ बनाना है, आ जाओ भी सारे 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वोटिंग कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग किस चीज़ में? 3 चीज़ों में, कंट्री के लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, कंट्री के एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में, कंट्री के जुडिशियल प्रोसेसेस में। जब लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। सिटीजनशिप के जब हम चैप्टर करेंगे कल, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसी चीज़ को हम बोलते हैं सिविक रिपब्लिकनिज्म। ये सब आएगा आपको पेपर में। ऑन दी अदर हैंड, हमें लगा यार थके हुए हैं, कोई और कर दे ऐसा हमारे लिए, तो ठीक है, वो हो गई हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे हमने कुछ लोगों को चुना, वो लोग हमारे बिहाफ पे हमारे लिए लॉ बनाते हैं। वो लोगों को हम ही ने चुना है हमारे लिए लॉ बनाने के लिए, हम ही ने चुना है हमारे लिए लॉ बनाने के लिए। ये रिपीट करना है अपने माइंड में कि हम ही ने चुना है हमारे लिए लॉ बनाने के लिए, वो हम ही है। ठीक, तो बिफोर कर्सिंग योर पॉलिटिशियंस वी शुड कर्स आवरसेल्व्स कि यार हम ही ने तो भेजा है। आपके जो कोई भी मंत्री हैं वो क्यों हैं? क्योंकि आपने चुन के भेजा है। अब आप ये तो बोल ही सकते हैं मैंने थोड़ी भेजा है, मेरे पड़ोसी ने वोट किया है, पर वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। और रिपब्लिक में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं था, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब आती है भाई आगे की कहानी। ये तो ठीक है, हम एक ऐसी कंट्री बनाना चाहते हैं। ऐसी कंट्री करेगी क्या? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो था जस्टिस। ठीक, जस्टिस, न्याय। अब जस्टिस भी 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस। पहला जस्टिस जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग जस्टिस, रेक्टिफाइंग जस्टिस। दूसरा जस्टिस जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सुनिए जी, मैंने किसी पर्सन को कोई सामान दिया, उसने मुझे चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के ऊपर हमला कर दिया, किसी ने आपत्तिजनक शब्द बोल दिया, कुछ भी ऐसा गलत हो गया, और अब आप जाओगे लॉ कोर्ट में कि जी ये देखिए कुछ अन्याय हुआ है, इसको अब आप न्याय दीजिए। ये वाला जो जस्टिस होता है इसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग जस्टिस। ऑन द अदर हैंड, हमारी कंट्री में मान लो, या अदरवाइज मैं आपसे इन जनरल बात करता हूँ, ये है हमारी धरती माता। इस धरती माता पे है इतनी सारी ज़मीन, कुदरत ने बनाए तकरीबन 50% मेल और 50% फीमेल्स। उतनी ही माताएं बहनें, उतने ही भाई और पिताजी दुनिया में। ये कैसे हुआ कि तकरीबन 99% जो ज़मीन है वो लड़कों के नाम है? आपको नहीं लगता कि ईश्वर ने ऐसा तो नहीं बनाया होगा सिस्टम? तो मतलब व्हेन इट कम्स टू लैंड होल्डिंग, विमेन के नाम पे ज़मीन नहीं होती। वो भी अब सरकार ने कायदे कानून बना दिए दुनिया भर के, पूरी दुनिया में, दैट इवन डॉटर्स आर एंटाइटल फॉर लाइक इक्वल इनहेरिटेंस। तो भी ऐसा हो जाता है थोड़ा बहुत। अदरवाइज ये वाला जस्टिस कि आपकी कंट्री में
अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, डिग्निटी, वैल्यू, मेरिट, ये सब चीज़ें ये किस आधार पे दी जाती हैं? एक सिस्टम में भागीदारी है भी है सभी श्रेणियों की, भागीदारी है भी है सभी क्लासेस, सभी कम्युनिटीज की। वो किस बेसिस पे है? जस्ट है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। लोगों ने ना सिर्फ ये बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, उन्होंने ये भी बताया, बहुत सारे थिंकर्स ने अपने विचार दिए कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आएगा। वो हमारे आज के स्कोप के बियॉन्ड है। बट आपको एक चीज़ समझनी है, बात क्या हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। सबसे पहला कैसा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? सोशल। हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा मतलब, अब मैं ऐसी भाषा बोला नहीं चाहता, पर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जिसने बेड़ा गर्क किया हमारी कम्युनिटी का, आपस में एक दूसरे के साथ में कोहिजन ना हो सके, कास्ट सिस्टम। ठीक, अब उसकी जस्टिफिकेशंस भी दी जाती हैं पुराने टाइम पे, ये रीज़न रहा था, ये रीज़न रहा था, लेकिन आज की डेट में तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्लियर? तो पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनको मार्जिनलाइज रखा हुआ है, अपने को किसी से, मैनी ऑफ आर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस लेक्चर, दे आर फ्रॉम दिल्ली, दे आर फ्रॉम चंडीगढ़, दे आर फ्रॉम बैंगलोर, दे आर फ्रॉम मुंबई एंड देन सो ऑन, और बहुत सारे तो उसमें से इससे बाहर गए भी नहीं कभी। तो किसी गलत फहमी में नहीं रहना। इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में आज भी कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ वो किसी लोकल से एरिया में ही रह रहे हैं, वही काम करने हैं उनको। मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी आपकी कंट्री में हो रही है। तो ये सोशल जस्टिस तो नहीं हुआ कि अगर कोई पर्सन किसी कास्ट से आता है, किसी रिलीजन से आता है, किसी जेंडर से आता है। जेंडर सबसे बड़ी चीज़ लगा लो, जो थर्ड जेंडर है हमारी कंट्री में उनकी क्या हालत है। सो यू आर डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन दैट पर्सन्स जेनिटेलिया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये तो सोशल जस्टिस नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री सिमिलरली आपने देखा होगा हमारी कंट्री में जिनको अब मोदी जी ने एक दोबारा उनके लिए एक वर्ड दिया कि दिव्यांग। डोंट, लेट्स नॉट लुक एट इट एज अ डिसेबिलिटी। ऑफ कोर्स इफ system provides them enough support, enough confidence, they are also capable of doing probably more than other people. You understand? और अगर हम पुराने टाइम पे भी देखें तो हमारे कल्चर में अष्टावक्र जी को भी इतना बड़ा ऋषि माना गया है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ों को ही ध्यान में रख के हमें आगे चलना है कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि आप किसी भी क्लास को उठा लो, अमीर क्लास, गरीब क्लास, आप किसी भी कास्ट को उठा लो, पुराने टाइम्स के हिसाब से हायर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, दलित कास्ट, कोई भी कास्ट, आप किसी भी जेंडर को उठा लो, आप किसी भी एथनिसिटी को उठा लो, एंड सो ऑन। कितने ही आप सेग्रीगेशन कर सकते हो। सबकी कंट्री में इक्विटी होगी, भागीदारी होगी, डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन देयर एग्जिस्टिंग स्टेटस। तो जब हम बोलते हैं कि ये सरकार जो इंडिया बनाया ये क्या करेगा, सबसे पहली चीज़ ये सोशल जस्टिस लेके आएगा आपकी कंट्री में। ये आप प्रीएम्बल में आउटराइटली लिखते हो, सोशल जस्टिस लेके आएगा। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस का ही दूसरी क्या है, इकोनॉमिक। इसका क्या मतलब है, अगेन सबके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। ये नहीं है कि अगर आप बिजनेस क्लास से हो तो ही आप बिजनेस कर सकते हो, या आप, पहली चीज़ मतलब दो साइड्स हैं इसके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पहला ये नहीं है कि लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। सरकार एजुकेशन भी देती है, सरकार ट्राई करती है हेल्थ भी दे, सरकार ट्राई करती है कि वेलफेयर क्रिएट की जाए सो दैट पीपल, लोगों में एक इक्वालिटी क्रिएट की जा सके। दूसरा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो है वो भी इसी का एक विद इन दैट एक पार्ट बनता है इकोनॉमिक जस्टिस का। क्लियर? तो प्राइमरीली कि कोई अमीर और कोई गरीब, सरकार सब में एक सिमिलैरिटी सी क्रिएट करने की कोशिश करती है। बट प्राइमरीली क्या है, जस्टिस का मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी। एंड थर्ड पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है
अब आप यही लगा लो ब्रिटिश के टाइम पे, जब ब्रिटिश कंट्रोल करते थे इंडिया को, सबसे पहले उन्होंने क्या अलाउ किया, चलो ठीक है भाई तुम्हारे जो 2-4 मेन बड़े बड़े लोग हैं हमारे साथ आके बैठ जाया करो, लॉ आज भी हम ही बनाएंगे तुम्हारे लिए, ये 3 लोगों को बिठा देंगे साथ में। फिर धीरे धीरे क्या किया कि चलो ठीक है ये जो 3 लोग हैं, अभी तो हम ही बोल रहे थे ना कि ये 1 2 3 आ जाओ बेटा आप हमारे साथ बैठ जाओ, अब क्या होगा, आप इनको चुन के भेज दिया करो, ये 3 लोगों को इनडायरेक्टली सा चुन के भेज दिया, फिर धीरे 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 चलो इन 3 लोगों को डायरेक्टली भेज दिया करो। इस तरह से अगर आप देखो तो ब्रिटिश के टाइम पे कंट्री को किसको चलाना है, इंडिया को, लोग कौन है, इंडियन, चलाएंगे कौन, ब्रिटिश। ये आपको पॉलिटिकल जस्टिस लग रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो क्लियरली पॉलिटिकल इनजस्टिस है। हाउ I am supposed to be governed will be decided by somebody else complete, जो जिसका खुद का कोई स्टेक भी नहीं है इस सिस्टम में। कम से कम वो पर्सन को तो आप अलाउ करो लॉ बनाने के लिए जिसका खुद का स्टेक है इस सिस्टम में। ऑन दी अदर हैंड हमारे पैशनेट डेमोक्रेट्स जैसे कि महात्मा गांधी जी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी और जैसे कि बाकी सभी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने क्या बोला, लड़का हो गया है 21 का, अब 18 कर दिया जैसे, ठीक, अब इसको बोलो वोट डाल सकता है, एंड लड़की भी। पॉइंट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब सारे इंक्लूडेड हैं, एडल्ट, सभी बड़े बड़े लोग एडल्ट हो चुके हैं जो यूनिवर्सल टीनेज से पार हो गए हैं, सफरेज, सब वोट डालेंगे। एक पॉलिटिकल जस्टिस क्रिएट करने की कोशिश की है, एंड नॉट ओनली दे आर एलिजिबल टू बी दी वोटर्स, once they meet the right age they are also eligible to be the elected members, वो contest भी कर सकते हैं चुनाव। फिर वो कम्युनिटीज जिनका सरकार को लगा कि यार इनको तो कभी शायद चुना ही नहीं जाएगा, उन कम्युनिटीज को तो कभी पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा ही नहीं, उनके लिए रिजर्वेशन भी की गई इवेंचुअली, सो दैट सब कम्युनिटीज के अंदर एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस की फीलिंग हो। ऐसा आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लेके आना। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, लिबर्टी, माय फेवरेट, लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, आजादी, ठीक। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क है वैसे, अगर मैं आपसे पूछूं, सर ये थोड़ी ज्यादा आजादी होगी, है ना। मैं आपको वैसे समझा रहा हूं क्योंकि अगेन मोस्ट ऑफ यू, द मैसेजेस दैट वी आर गेटिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड आर आल्सो अपियरिंग फॉर यूपीएससी। फ्रीडम जो है ना, ये अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है। लिबर्टी रिलेटिवली अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एक लिबरल्स का एक कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब है मेरा, देखो भाई अभी बताता हूं दोनों में डिफरेंस। मुझे, चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज सुनाता हूँ। मान लो एक कमरा है, उस कमरे में एक बेड है, यहाँ पे एक बंदा सो रहा है, क्लियर, आराम से लेटा हुआ है वो। उसको लगता है यहाँ पे दरवाज़ा है कि जब मेरी आँख खुलेगी मैं यहाँ से डोर खोलूँगा, डोर खोल के मैं बाहर चला जाऊँगा, ऐसा सोच के वो सो रहा है। एक और दूसरा बंदा आता है, वो आके बाहर से डोर को बंद कर देता है। अब ये पर्सन तो इसी उम्मीद, इसी आशा में सो रहा है कि वन फाइन डे आई विल वेक अप, आई विल ओपन द डोर, आई विल गो आउट। हिज आइडिया ऑफ लिबर्टी इज एन इल्यूजन। ये तो उसको उस दिन पता लगेगा जिस दिन ही विल एक्चुअली ट्राई टू ओपन दिस डोर। उस दिन इसको पता लगेगा कि ये तो इसे लग रहा है कि इसके पास आज़ादी है, वो तो जब ये ट्राई करेगा उस दिन इसको पता लगेगा कि इसके पास आज़ादी नहीं है। तो बेसिकली लिबर्टी को दो तरीके से डिफाइन किया गया। पहले लोग क्या बोलते हैं कि यार फ्रीडम फ्रॉम, लिबर्टी का मतलब क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम, मान लो कोई पर्सन है, पर्सन पी, इसको आज गोवा जाना है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं, जैसे कि पापा ने बोल दिया नहीं जाना, मम्मी ने बोल दिया पैसे नहीं है नहीं जाना, गर्लफ्रेंड ने बोल दिया नहीं जाना मैं भी साथ जाऊंगी, उसको लग रहा है फिर मैं जाऊंगा ही क्यों। ऐसे ही उसके पास में उसके एग्जाम्स भी हैं,
सोसाइटी का भी प्रेशर है, देखो जी इनका लड़का दूसरे दिन गोवा घूमता होता है, ये सारी उसके ऊपर बंदिशें हैं। क्लियर? अगर मैं एक काम करूं, आज इसके पास लिबर्टी नहीं है, ये सारी चीज़ों की उसके ऊपर बंदिशें हैं, अगर मैं एक काम करूं, यही पर्सन जो है इसके ऊपर से ये सारी बंदिशें हटा दूं, आज ये गोवा जा सकता है? सिंपल। आज पापा भी मना नहीं कर रहे, मम्मा भी मना नहीं कर रहे, गर्लफ्रेंड भी मना नहीं कर रही, सोसाइटी मना नहीं कर रही, पेपर्स भी नहीं है। सो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, अगर इसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, ये जो लिबर्टी है, इसी को लिबर्टी बोलते हैं, बंदिशों का ना होना। क्लियर? खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा ऐसे से। क्लियर? लेकिन कुछ लोग और आए, वो बोलते हैं कि यार इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ये कोई एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, एक बंदा बोलता है एक सेकेंड, ये सब कुछ तो ठीक है, आपने सारे रिस्ट्रेंट्स तो हटा दिए, इसके पास पैसे कहाँ हैं? इसको क्या पता है कौन सी फ्लाइट जा रही है, इसको क्या पता है कौन से होटल में रहना है। सो हाउ अबाउट दिस कि अगर इस पर्सन को पैसे दिए जाएं, इसको रूट समझाया जाए, इसको और 4 चीज़ों की अनेबल किया जाए, 4 चीज़ों के लिए, फिर इसके पास में एक्चुअल लिबर्टी होगी। उस दिन आप बोल सकते हो कि हाँ इसके पास आज आज़ादी है गोवा जाने की, बिकॉज अब देखो कि इसका ना सिर्फ कोई बंदिश नहीं है इसके ऊपर, इसको सपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट है इसके लिए। अब सुनो भाई ध्यान से, लिबर्टी का एक कॉन्सेप्ट, ये आपके पेपर में आ सकता है, आया हुआ है 2018 में ही, मैं ऐसे नहीं करा रहा। यूपीएससी में सवाल आया था, नो लॉ नो लिबर्टी दिस दैट, 4-5 ऑप्शंस दी थी, जिसको लिबर्टी के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका सवाल गलत हुआ है, जो यहाँ पे गलत मार्क कराया गलती से। तो सुनो भाई, लिबर्टी के 2 आयाम, 2 जो इसके मैनिफेस्टेशन है, पहली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स और दूसरी हो गई प्रेजेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम। कुछ उसके लिए पॉजिटिव किया जा रहा है, सरकार कुछ डेफिनेट टेंजिबल कर रही है ताकि वो पर्सन अपनी जो उसका गोल है उसको अचीव कर सके। अब इसका हम सीरियस एग्जांपल देते हैं। सरकार फॉर्म निकाल देती है कि चलो जी आ जाओ, आईएएस बन जाओ, यूपीएससी में अपीयर हो जाओ, एचसीएस बन जाओ, आप अपीयर हो जाओ, फॉर्म निकाल दिया। अब सरकार ने अपना काम कर दिया और सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि लड़के ये पेपर दे सकते हैं, लड़कियां नहीं दे सकती। सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई ऐसी। अब इन थ्योरी अगर मैं देखूं तो आपको लगा कि हाँ यार अब गर्ल्स के पास में भी लिबर्टी है, कोई बंदिश नहीं लगाई, लड़कियां भी जाके पेपर दे सकती हैं। बट थिंकर्स बोलते हैं नॉट इनफ, इतना सफिशिएंट नहीं है। हम तो तब बोलेंगे कि आपने लड़कियों के लिए लिबर्टी क्रिएट की है, आज़ादी क्रिएट की है पेपर देने की, जिस दिन आप बोलोगे कि यार ये लो हमारी बेटियों के लिए रिजर्वेशन भी है, हमारी बेटियों के एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस भी नहीं लगेगी या लगेगी तो कम लगेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लड़कियों के लिए स्पेशल सेंटर्स बनाए जाएंगे, कीपिंग दी सिचुएशन इन माइंड। अब आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ बंदिशें नहीं हटा रहे हो, आप कुछ पॉजिटिव टेंजिबल सरकार कर रही है इन ऑर्डर टू क्रिएट सपोर्ट फॉर दी फीमेल कैंडिडेट्स। अब लड़कियों के लिए आपने लिबर्टी क्रिएट की है। अब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स को नेगेटिव लिबर्टी, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी। नाउ आपकी डे टू डे लिंगो में, रोज़मर्रा की भाषा में बात करने में नेगेटिव टर्म हम लेते हैं जब कुछ बुरा हो रहा होता है, पॉजिटिव कुछ अच्छा हो रहा होता है। ये यहाँ पे आपने मतलब नहीं निकालना। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो गया, इसका मतलब है नॉट सफिशिएंट। ये आपने बड़ा एक वैसा सा लिबर्टी का मतलब निकाल दिया कि चल भाई तेरे ऊपर कोई बंदिश तो नहीं लगी ना, बस फिर तेरे पास लिबर्टी है। वो बोलते हैं कि यार ये सफिशिएंट नहीं है। कोई पर्सन पी है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स थे। आपने क्या किया, आपने ये प्रेशर्स हटा दिए। जस्ट बिकॉज ये प्रेशर्स हटा दिए तो ठीक है,
बंदिशों से तो यही बेटर है कि आपने प्रेशर्स हटा दिए, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। व्हाट वुड बी सफिशिएंट? जब आप इसको एक्सपेंड करने का कुछ अनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे कि यार ना सिर्फ हमने बंदिशें हटाई हैं बल्कि तुम्हें सपोर्ट सिस्टम भी दिया है। सबसे पहले आपको आई थिंक ये थोड़ा सा टॉपिक समझने की ज़रूरत है। तो समझ आया? तो पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में जब भी, अगेन आपको एक हैक सा बता रहा हूँ, जब भी आपने वर्ड सुना नेगेटिव तो आपने बस मन में समझ लेना है कि सरकार कुछ स्पेशल नहीं कर रही है, नॉट इनफ। सरकार कुछ स्पेशल नहीं कर रही है, पर सरकार कुछ बुरा भी नहीं कर रही है। क्लियर? मान लो मैंने बोल दिया नेगेटिव सेकुलरिज्म, इसका मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या था? धर्मनिरपेक्ष सरकार। और अगर मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव सेकुलरिज्म, इसका मतलब क्या है? सरकार किसी धर्म को बस मान ही नहीं रही। भाई हमारे लिए तो धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते, तुम जिस मर्जी में मानो, जो मर्जी करो, सरकार किसी को भी ट्रीट करते हुए उसके रिलीजन को ध्यान में नहीं रखेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है, सरकार सेकुलर है। अगर मैंने बोल दिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म, इसका मतलब क्या है? अब है तो सरकार अभी भी धर्मनिरपेक्ष, बट अब सरकार कुछ करेगी धर्मों को ऊपर उठाने के लिए। क्या? छुट्टी कर दो यार जिस दिन जिस धर्म की वो होती है, स्पेशल डे होता है, फिर प्रधानमंत्री जी मुबारकें भी देंगे, फिर उसके बाद रोड्स भी बनाई जाएंगी उन शहरों में अच्छी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने धर्म को मानने के लिए जाते हैं। हाँ, क्योंकि सेकुलरिज्म है तो किसी धर्म को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ धर्म। तो व्हेन सरकार इज डूइंग समथिंग मीनिंगफुल एंड टेंजिबल इन फेवर ऑफ एन आइडिया, देन वी से दैट this is the positive form of that idea, positive liberty, positive equality, positive secularism. When the government is indifferent or when the system is indifferent, not necessarily in a negative way, then we say it is negative liberty, negative equality, negative secularism. आप समझे थोड़ा सा? तो liberty जो है इसका मतलब क्या है? Absence of restraints. किसके हिसाब से? जो पुराने लोग होते थे, पुराने लिबरल्स, और उसके बाद जो वेलफेयर स्टेट वाले लोग आए, जो सोशलिस्ट थोड़े से वेलफेयर स्टेट वाले आए, सोशल लिबरल जो है उन्होंने बोला कि ना, इतने में बात नहीं बनेगी, असली लिबर्टी वो है जब आप कैपेसिटी बिल्ड करते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग भी ज़रूरी है। क्लियर? अब हमारी कंट्री में क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो अब सरकार क्या करती है? ना सिर्फ आपको फ्रीडम देती है कि जो मर्जी सोचिए, बट पॉजिटिवली आपके लिए एवेन्यूज़ भी क्रिएट करती है कि जो आप सोचते हैं उसको बोलिए, मन की बात में हमें लिख के दीजिए। ना सिर्फ आपके पास में फ्रीडम है कि आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मीडिया भी फ्री, पूरा उसके पास फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है, ताकि लोग पॉजिटिवली अपने एक्सप्रेशंस को सामने रख सकें। एंड सेम इज ट्रू अबाउट बिलीफ, सेम इज ट्रू अबाउट वर्शिप, जिसको हम आगे फंडामेंटल राइट्स में करेंगे। तीसरी चीज़, ये स्टेट क्यों बनाई थी? पहला था जस्टिस के लिए, दूसरा लिबर्टी क्रिएट करने के लिए, तीसरा इक्वालिटी। अगेन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना। मैं एक चीज़ करूं, मैं बोलूं यार हमारी टीम में, इंडिया की क्रिकेट टीम में एक है से रोहित शर्मा और एक है विराट कोहली एंड से प्लेयर ऋषभ पंत एंड प्लेयर 4। ठीक? मैं बोलूं कि जितने रन ये बनाएगा उतने ही रन इसको बनाने हैं, नहीं तो इसको बुरा लगेगा। या जितनी बॉल्स ये खेल सकता है उतनी ही बॉल्स ये खेल सकता है। इन सब की आउटकम मैंने डिसाइड कर दी कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते काम, इससे ज़्यादा आप नहीं प्रोडक्शन कर सकते। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ आउटकम। ये मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने कोटा सिस्टम बना दिया। मतलब से मान लो 10 फैक्ट्रीज हैं, उनको लाइसेंस चाहिए होता है सरकार से अगर प्रोडक्शन करनी है। सरकार से ये लाइसेंस लेना होता है कि आप कितने पीसेस बना सकते हो। आपको ये चीज़ एब्सर्ड लग रही होगी आज, थैंक्स टू मनमोहन सिंह इन 1991। आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर आप मैक्सिमम चीज़ों में एक ओपन एंडेड है, आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो, आप जितनी मर्जी बनाइए, जितनी बिक रही है तो। बट उससे पहले क्या था? कोटा सिस्टम। आपको एलोकेशन होगी इंस्पेक्टर राज में कि आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और हमारी कंट्री से ज़्यादा रशिया, चाइना, इन कंट्रीज़ में कि आउटकम तक डिसाइडेड है। हम इतने सीरियस नहीं हो रहे इक्वालिटी को लेकर इस तरह से।
इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं है हमारी कंट्री में हमारा अल्टीमेट एम। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जगह पे ये बात बोली थी कि यार हमारा जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना, अमीरी और गरीबी का जो गैप है इसको मिनिमाइज करना हमारा एम है। क्लियर। अब हमारी कंट्री में किस चीज़ की इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है या की जानी चाहिए, वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका एग्जांपल ये कोर्स ही लगा लीजिए आप। अब हो सकता है कि आप HCS में पेपर देने जाएं, हो सकता है जो आपने यहाँ पढ़ा उसमें से आए, हो सकता है ना आए, तो लेकिन आपको इतना तो पता है कि जिस बच्चे ने कहीं पे भी 1,00,000 2,00,000 रुपए या जितने भी पैसे देके तैयारी की थी, जितनी उसकी तैयारी हुई थी, जितनी उसके चांसेस थे पेपर क्लियर करने के, उतने ही मेरे भी चांसेस हैं, क्योंकि मुझे भी पढ़ाया जा रहा है डिटेल में अच्छे से कंटेंट। क्लियर। तो ये क्या किया जा रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ऐसा ही करेगी, ये हमने ऑब्जेक्टिव बनाया हमारे प्रियम्बल में कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वालिटी लेके आएगी ऑफ स्टेटस। आप देखिए कोई हमारे बहुत सारे कोर्ट केसेस रिसेंटली हुए हैं हमारी कंट्री में, जहाँ पे बहुत बहुत बड़े पावरफुल लोग वर ब्रॉट डाउन बाय रीजनेबली ऑर्डिनरी पीपल। हरियाणा में हुए, बाकी जगह हुए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सरकार रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, एक रिगार्डलेस ऑफ योर कास्ट, क्लास, क्रीड, regardless of your economic background, सरकार is trying to promote, सरकार will try to promote इक्वालिटी। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। अब ऑफ कोर्स आप इसके असेसमेंट कर सकते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं ये सब अचीव करने में, कितने नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और हम कब होंगे, कितने सालों बाद हो जाएंगे। बट आपको ये बताओ कि ये जो इंडिया बनाया है, ये बनाया क्यों था 1947 में, क्यों बनाया था ये पॉलिटिकल कम्युनिटी? ये बोला था कि इसलिए कि एक ऐसी सरकार बनाएंगे, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो क्या किया करेगी, जस्टिस क्रिएट करेगी सिस्टम में, लिबर्टी लाएगी, इक्वालिटी लाएगी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, भाईचारा सब में क्रिएट किया जाएगा। एंड इसके बाद में एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल का मतलब क्या है, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन एंड इन हिमसेल्फ। ठीक है क्या, मतलब क्या है, मीन्स एंड। इसका आई थिंक आप मतलब समझते हैं। मान लो मुझे ऐसा करना हो कि कई बार आप ऐसे वाला आपने बड़े सारे कॉल्स ली होंगी लाइफ में, या फिर आपने बड़ी बार ऐसे वाले मॉरल डिलेमास देखे होंगे जहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि यार तेरा अल्टीमेट एम तो अचीव हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आटे के साथ में घुन पिसता है। ऐसे वाली बातें सुनी होगी आपने लाइफ में, या आपने सुना होगा कि चलो तो क्या हो गया, इतने लोग मर गए लेकिन इवेंचुअली ये तो हो गया ना, इसको करने के लिए यही करना ज़रूरी था। मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक ज़रिए हैं आपका कोई अल्टीमेट एम पाने का। रियासतें आपस में लड़ती थी, कितने लोग मर जाते थे, लेकिन अल्टीमेट एम क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रियासत बढ़ा लें। लेकिन यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या है, ही इज़ एन एंड इन हिमसेल्फ और शी इज़ एन एंड इन हरसेल्फ। वो कोई ज़रिया नहीं है, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू की जाएगी। ये सब चीज़ें हम मोटा मोटा हम देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें है, ऑब्जेक्टिव्स में थे। और चौथी चीज़ जो हमें बताई गई, ये प्रियम्बल बताता है कि ये किस दिन से ऐसा होगा। तो हमने डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। अब इस पे जब बात चल रही है तो मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं मिलेगी बुक्स में, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर में आ सकता है इसके ऊपर सवाल, अब प्रीलिम्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एक बेसिक सी टर्म है जिस पे मैं आपसे मेंस में ज़्यादा डिस्कशन करूंगा, बट आपको इसका थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। वो क्या है, संविधान में फेथ रखना, उस आइडिया ऑफ संविधान में फेथ रखना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मानना।
सभी सेक्शंस के द्वारा पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इंडिविजुअल, सरकारें, जब सब लोग संविधान में फेथ रख रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो अब जो आपकी मोरालिटी है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये टर्म आपको लगेगा कि सर ने बीच में कहाँ से डाल दी, ये आपको थोड़े दिनों में सेंस बनाएगी जब हम इस पॉलिटी के कोर्स को आगे लेके जाएंगे। चलें आगे। चलिए, अब हमने बेसिक से सारी टर्म्स कर ली प्रीएम्बल को लेके। अब हमारे पास 3 मेन सवाल आते हैं प्रीएम्बल में। आपके पेपर में अब 3 मेन सवाल आते हैं। पहला वो है कि इज प्रीएम्बल द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? दूसरा सवाल आपके पास आता है वो ये कि कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड? क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तीसरा सवाल जो आपके पास आता है वो आता है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ प्रीएम्बल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल का फ़ायदा क्या है भाई, ये रखा क्यों हुआ है? सुनो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ये अगर आप इस फॉर्मेट में करेंगे जिस फॉर्मेट में मैं आपको करवा रहा हूँ, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? अब सुनो भाई, इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि 3 केसेस आपको हमेशा याद रखने हैं। इन सबकी सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। सबसे पहला जो आपका केस है वो है बेरूबारी यूनियन केस 1960। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसकी इंटरप्रिटेशन के लिए इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट बताएगी अगर आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं समझ आ रहा। क्लियर? तो प्रीएम्बल जो है ये तो समझ आ गया हमें कि ये जी आपने आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 395 लिखे हुए हैं, ये तो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसके पहले जो ये वर्ड लिखे जो आपने अभी ये पेज लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब सबसे पहले मेरे दिमाग में सवाल आता है कि ये टॉपिक ही क्यों उठ रहा है भाई, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? इसका रीज़न ये है कि यार अमेरिकन जो जुडिशरी थी, अमेरिका में भी ऐसा ही प्रीएम्बल है, ऐसा एक संविधान है। अमेरिकन जुडिशरी वॉज ऑफ द ओपिनियन कि प्रीएम्बल जो उनका प्रीएम्बल है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उनका प्रीएम्बल तो एक प्रीफेस है विच वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डज नॉट वॉक अलोंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार हमारा भाई कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, प्रीएम्बल अलग है। हमारी जुडिशरी भी उससे इंस्पायर्ड थी शुरू में। तो उन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में? सबसे पहले उन्होंने बोला बेरोबारी यूनियन में कि नो, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास हम आगे जाके देखेंगे एक पावर है, वो है कि इट्स अ सेल्फ करेक्टिंग बॉडी। सुप्रीम कोर्ट का हायर बेंच बैठ सकता है और वो बोल सकता है कि सुनिए, फ्यू ईयर्स अगो और इवन 3 days अगो, 4 days अगो, व्हेनेवर, मतलब इन थ्योरी बोल रहा हूँ, हमने ये जजमेंट दी थी बट हमसे उधर हो गई थी करेक्शन, गलती हो गई थी, उसको हम करना चाहते हैं करेक्ट। हम अब एक उसके ऊपर की जजमेंट दे रहे हैं, तो जो उनकी लेटेस्ट जजमेंट होती है वही मानी जाती है अगर कोई हायर बेंच ने जजमेंट दी है। तो फिर एक हम केस करेंगे आगे जाकर, केशव नंदा भारती केस है 1973, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, बेरोबारी यूनियन केस में हमसे हो गई है गलती, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोचोगे कि सुप्रीम कोर्ट का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, हाउ दिस चेंज ऑफ हार्ट? यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। यहाँ पे ना लगने का रीज़न है, लाइक आई सेड, टू ग्रेट एक्सटेंट अमेरिकन इन्फ्लुएंस। आप जब भी कोई चीज़ करते हो लाइफ में तो आप देखते हो ना कि यार जो ऑलरेडी 100 200 साल से चीज़ कर रहे हैं उनकी क्या मत है, वो क्या सोचते हैं। यहाँ तक आते आते सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, उनके प्रीएम्बल में और हमारे प्रीएम्बल में एक फ़र्क है। क्या? हमारे प्रीएम्बल का एक एक वर्ड के ऊपर वैसे ही डिस्कशन की गई जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सारे आर्टिकल्स पे डिस्कशन की कि हाँ जी ये आर्टिकल लेके आ रहे हैं, आर्टिकल नंबर 15, सबको ओके है, सबको ओके है, वोटिंग करवा लें, चलो जी पास हो गया। वैसे ही हमारे प्रीएम्बल में भी यही हुआ। प्रीएम्बल की भी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशंस हुई हैं। तो चाहे ये प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोविजंस का मतलब आर्टिकल नहीं है पर पार्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
सेम प्रोसेस फॉलो हुए। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली कि पूरा पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के एंड में प्रीएम्बल पास किया गया है। इसका मतलब ये देखा गया कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल इन दोनों में हार्मनी है कि नहीं है। तो एक सिंथेसिस, एक हार्मनी, एक ऑर्गेनिक होल बनता है, इंटेग्रल पार्ट बनता है ये इसका, इस सेंस में। क्लियर? तो केशव नंदा भारती केस में बोला गया कि यस इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है। बेरुबारी में बोला कि नहीं है। ये बोला गया कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोली गई बेरुबारी में, जिसको हम अभी दोबारा देखेंगे। बट ये बोल दिया गया कि पार्ट नहीं है। केशव नंदा में बोला कि पार्ट है। LIC में फिर इसी चीज़ को और आगे लेके गए और बोला कि भाई ये इंटेग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉर्मल नहीं है, प्रीएम्बल की एक अपनी वैल्यू है। तो आपको ये क्लियर रहेगा, जब भी आपको पेपर में प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन आएगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रिलेटेड टू प्रीएम्बल, यू मस्ट हैव 3 जजमेंट्स इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू। बेरुबारी यूनियन सेइंग नॉट द पार्ट, केशव नंदा भारती यस, एंड दिस वन। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास में कि कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड। अब ये भी क्वेश्चन कहाँ से आता है कि यार क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। इसमें क्योंकि आप बिगिनर्स हो, 2 चीज़ें डिस्कस होने वाली है। पहला तो ये क्वेश्चन ही कहाँ से आता है और दूसरा ये अमेंडमेंट क्या होती है। पहली आप मुझसे एक बात सुनो, क्या मैं बोलूँ कि क्या कोई 2 लोग, मान लो रोहित और सुनीता, क्या इन लोगों का डिवोर्स हो सकता है? तो आप बोलोगे कि सर हो सकता है, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या ये मैरिड है, तभी डिवोर्स होगा। क्लियर? सिमिलरली, अभी मैंने बहुत घटिया एग्जांपल दे दिया, आई एम सॉरी। ठीक, सिमिलरली बात ये हुई कि यार एक सेकेंड, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 हमने लिख दिए। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं आपको कल करवाऊंगा आर्टिकल नंबर 368 है, जिसमें ये बताया गया कि यार देखो हमने तो ये डॉक्यूमेंट बना दिया, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये आने वाली जनरेशंस, आने वाले टाइम्स अपने हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं टू सूट देयर नीड्स। आप करते रहो उसको अमेंड। तो वो अमेंड कैसे करना है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये दिया हुआ है आर्टिकल 368 में। तो एक पर्सन बोलता है कि यार क्या प्रीएम्बल को, मतलब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, तो दूसरा बंदा बोलेगा यार एक सेकेंड, आर्टिकल 368 में ये प्रोविजन दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना है, लेकिन बेरुबारी में तो आप बोल के हटे हो कि यार ये पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऐसा थोड़ी है कि 368 में आप कुछ भी अमेंड कर दोगे, उसी चीज़ को तो अमेंड करोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। तो जस्ट द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन फर्स्ट प्लेस, आपने अभी बोला 368 उधर बेरुबारी में, तो फिर इसको अमेंड कैसे कर देंगे? होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड ना। तो अगेन दिस वेरी क्वेश्चन दैट can this be amended, this very question it arose from the fact that whether it is the part of the constitution or not. क्लियर? चले आगे। अब इसमें भी फिर सुप्रीम कोर्ट को, अब आपको पता है कि उन्होंने केशव नंदा भारती केस में क्या बोला कि ना भाई सुनो, ठीक, इट वॉज अर्ज्ड कि preamble when it was urged that preamble cannot be amended because it is not a part of the constitution in first place, then in Kesav Nanda Bharti case it was held that preamble is not only the part of the constitution but it can also be amended like any other part of the constitution। क्योंकि उन्होंने बोला ना कि यार अब बताया तो है आपको आज कि भाई ये पार्ट है, हमसे गलती हो गई थी, तो जब ये पार्ट है तो इसको अमेंड किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली आपको पता हो कि प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ने 1976 में क्या क्या ऐड किया था? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, यही 4 वर्ड्स ऐड किए गए थे। सिंपल है, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आंसर इज यस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी ने केशव नंदा भारती केस में और LIC में क्लियरली बोला है। दूसरा, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि ये पार्ट है इसलिए इसको अमेंड भी किया जा सकता है। तीसरी चीज़,
इसकी रेलेवेंस क्या है, कि मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल की कोई रेलेवेंस है। तो इसमें 3 केसेस हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट हैं। पहला AK गोपालन केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार सुनो, नॉर्मल सिचुएशन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रियम्बल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। जहाँ पे बहुत सीरियस कोई एम्बिग्यूटी होगी, प्रियम्बल कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन देयर इज सम सीरियस एम्बिग्यूटी। बेरोबारी केस में लेकिन उन्होंने ये बोला कि यार पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक अ लाइट हाउस टू थ्रो लाइट वेयर देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आगे के प्रोविजन जब हम पढ़ते हैं और हमें लगे कि अरे क्या करना चाहते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने, अगर आर्टिकल 18 लिखा है ये क्या चाहते थे, इससे क्लैरिटी नहीं हो रही, तो आप प्रियम्बल में देखो कि यार वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही क्या चाहते थे, बना के ही क्या करना चाहते थे वो प्रियम्बल में लिखा है। उसके बेसिस पे आप आर्टिकल 18 को इंटरप्रेट कर लो। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली बोला गया केशव नंदा भारती केस 1973 में, एंड दिस इज द स्टेटस को एज वेल। इन्होंने क्या बोला, भाई सुनो बात, ये प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है पर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, सो मच सो दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन should be read and interpreted in the light of the grand and noble ideas given in the preamble। मतलब जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो आप उसके प्रियम्बल की अंडरस्टैंडिंग में, जब भी कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आउटराइटली क्लियर है, लेकिन जब भी इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन के लिए आपको फिर प्रियम्बल के जो ग्रैंड एंड नोबल आइडियाज़ जो हैं उसके हिसाब से इंटरप्रेट करना है। सो आई होप आपको बेसिक से कुछ चीज़ें समझ आई हैं। वो ये कि ये तो आपको मैं नोट्स में दूंगा, तो एक कंक्लूजन है छोटा सा विच आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। आई होप आपको एक चीज़ें समझ आई कि प्रियम्बल जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। क्लियर, क्या ट्राई क्या किया गया, 4 ऑब्जेक्टिव्स हमने इसके बनाए थे, वो चारों चीज़ें आपको समझ आ गई। टर्म्स जो आपकी प्रियम्बल में यूज़ हुई थी आपको वो समझ आ गई, और प्रियम्बल अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता आपको पता लग गया कि जी हाँ हो सकता है, जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जस्टिशिएबल है कि नहीं है, तो नहीं है, यू कैन नॉट मूव द कोर्ट सेइंग कि जी फ्रेटर्निटी लेके आओ। ठीक। तीसरी चीज़, प्रियम्बल जो है वो इंटरप्रिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की यूज़ होगा, उसकी रेलेवेंस है तो बिल्कुल है। क्लियर, विद दिस वी कंक्लूड द लेक्चर ऑन प्रियम्बल। कल के लेक्चर में मैं आपको कुछ MCQs कराऊंगा और यूनियन एंड सिटीजनशिप को डिटेल में करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होता है इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर।